अच्छा जी, आज के लेक्चर में जो है हम स्टार्ट करेंगे फैक्टरिंग। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखी हुई है ना, टी आई जे एन जे माइनस एल एन आई इज इक्वल टू 0 इंडिशियल नोटेशन में। तो इसको मैंने फैक्टर की फॉर्म में लिखना है कि फैक्टर्स इसके जो है वो हम कितने लिख सकते हैं, कितने फैक्टर्स में इसको लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फैक्टरिंग। तो इसमें जो है वो हम कर्नेल डेल्टा का यूज़ करेंगे टी आई जे एन जे माइनस लैम्डा टाइम्स एन आई। तो ये जो एन आई है सेकेंड टर्म में, दिस कैन बी रिटन इन दिस वे, डेल्टा आई जे एन जे। अगर आप इसको ओपन करें तो ये आपको राइट साइड पे n1 n2 n3 ही मिलेगा। अगर आई को 1 करें तो n1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 जे एन जे आ जाएगा। तो जे पे समेशन ओपन करें तो राइट पे n1 ही रह जाएगा। तो इट मीन्स दैट एन आई कैन रिटन इन दिस वे। सो ये जो एन आई है इसकी जगह पे ये डेल्टा आई जे एन जे यूज़ करें तो ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से आप जो है वो आप एन जे को कॉमन लेके बाहर लिख सकते, तो अंदर आ जाएगा टी आई जे माइनस लैम्डा टाइम्स डेल्टा आई जे इंटू एन जे। तो ये इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन होगी ये क्वेश्चन नंबर 1 की विद द हेल्प ऑफ कर्नेल डेल्टा। तो ये अगर आपने ये जो फर्स्ट टर्म में एन जे लिखा हुआ है इसको इस तरह चेंज करने की कोशिश करें, आप चेक कीजिएगा ये जो है वो खुद ब खुद नीचे जो है वो गलती आएगी, फिर वो इंडिसेस जो है वो बैलेंस नहीं होंगे। तो इसलिए ये सेकंड टर्म में ये जो है चेंजिंग आएगी। आगे है कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में ऐसे होता है कि हमने कोई भी दो फ्री इंडिसेस जो है वो देखने होते हैं किसी भी इक्वेशन में। फ्री इंडिसेस दो आइडेंटिफाई पहले करने होते हैं, फिर उनको जो है वो सेम कर दें। जब सेम करें तो इसका मतलब जो है यहाँ पे सम आ जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन है दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। यानी तो हमने पहले फ्री इंडिसेस आइडेंटिफाई किए, कोई भी दो फ्री इंडिसेस, फिर उन दोनों को जो है वो सेम कर दिया। जैसे ही सेम करेंगे तो इट मीन्स जो है वो डमी बन जाएगा, सम आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव टी आई जे एंड यू कैन सी दैट आई एंड जे दे बोथ आर फ्री हियर। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, या दोनों को आई आई कर दें, सेम कर दें, या दोनों को जे जे कर दें। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगी ये किसकी, टी की। यानी कि टी आई जे की कॉन्ट्रैक्शन क्या बन गई है, टी आई आई या टी जे जे, या कोई भी तीसरा इंडेक्स लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टी आई आई जब करेंगे तो ये सम खुद ब खुद आ जाएगा, टी 1 प्लस टी 2 प्लस टी 3। तो आप देख सकते हैं कि बिफोर कॉन्ट्रैक्शन वी हैव 2 फ्री इंडिसेस आई एंड जे, एंड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन वी हैव 0 फ्री इंडिसेस। यानी एक कॉन्ट्रैक्शन करने से नंबर ऑफ जो इंडिसेस फ्री इंडिसेस कम होते हैं वो 2 कम हो जाते हैं। यानी कि आगे एग्जांपल चले दे देंगे। यानी कि अगर आपके पास टोटल जो है वो 3 फ्री इंडिसेस हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्शन आप कोई भी उनमें से 2 आपने सेम किए, कोई भी 2, तो जो रिज़ल्ट आएगा उसमें फिर एक फ्री रह जाएगा। तो ये एक और एग्जांपल है, टी आई जे इज इक्वल टू लैम्डा थीटा डेल्टा आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे। तो इसमें आई एंड जे दे बोथ आर फ्री, तो इनको सेम करके ये आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, इसकी कॉन्ट्रैक्शन आ गई। ठीक है, इसमें आप देखें आप कोई फ्री इंडेक्स नहीं है, सारे डमी है, एक ही है वही, यानी कि आई वही डमी है। तो इस तरह अगर आपके पास 4 इंडिसेस वाली जो है इक्वेशन हो, फ्री इंडिसेस वाली, तो उसमें आप एक से ज़्यादा भी कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन कर लें, 2 को इंडिसेस को सेम कर लें, फिर एक और कर लें, 2 को सेम कर लें, तो 2 कॉन्ट्रैक्शन हो सकती हैं। तो फर्स्ट करें आई जे के एल है, 4 जो आपका फर्स्ट फ्री इंडिसेस हैं, तो कोई एक स्टूडेंट जो है आई और जे को सेम करके एक कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है, दूसरा के और एल को सेम कर कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है, तीसरा जो है वो जो जे और के को भी सेम, आई जे के एल के जे और के को भी सेम करके कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। तो इस तरह मतलब कोई भी आपने 2 फ्री इंडिसेस चूज़ करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, तो उनको सेम कर देना, यानी कि सम बना देना है उन पे। तो दिस विल बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन।
अच्छा ये थोड़ा सा ऐसे कर, अगर जी टेंसर, अब यहाँ पे जो टेंसर का हम डिफ़ाइन करेंगे, दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो टेंसर की डेफिनेशन होगी वो सिर्फ सेकंड ऑर्डर टेंसर की जो है वो डेफिनेशन होगी विद द हेल्प ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसलिए सेकंड ऑर्डर की पहले डेफिनेशन कर देते हैं कि यहाँ पे जैसे आपको पता है ना कि जो स्केलर है उसके जो है वो एक कंपोनेंट होता है, वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और टेंसर जब हम शुरू में मैंने बताया था सेकंड ऑर्डर तो उसमें 9 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसकी हेल्प से फिर हम जो है वो आगे इसके वो 9 कंपोनेंट्स निकालेंगे, आपको नज़र आ जाएंगे ये जो है वो 9 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इस तरह आ रहे हैं 9 कंपोनेंट्स, इसलिए इसको पहले इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है सेकंड ऑर्डर को। फिर आगे जो है वो विद द हेल्प ऑफ तो आगे जाके विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लॉज जो है हम किसी भी ऑर्डर के टेंसर को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से जो टेंसर की डेफिनेशन है ये तो सिंपल सी है कि फर्स्ट करें वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड वी हैव वेक्टर्स ए एंड बी। अगर वो वेक्टर ए को ट्रांसफॉर्म करता है सी में, बी को करता है डी में, तो ये जो 1 एंड 2 हैं दे बोथ आर लीनियर प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंसर टी। कि अगर यानी कि 1 और 2 सेटिस्फाई हो जाती हैं तो टी को हम क्या कहेंगे, दिस इज़ लीनियर। जो सिंपल आपने पहले जो है वो आपको पता है लीनियरिटी की क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। यानी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये 2 प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल करेगी तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई जब ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ अ टेंसर या सेकंड ऑर्डर टेंसर। अगर हम सिर्फ वर्ड टेंसर यूज़ करेंगे तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो ये 1 और 2 को कंबाइन करके आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी वही चीज़ है। ये आगे 2 एग्जांपल्स की हुई हैं। कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो हर वेक्टर को किसी फिक्स्ड वेक्टर n पे मैप करे, तो चेक करें कि वो ट्रांसफॉर्मेशन टेंसर है कि नहीं है। तो इसकी लीनियरिटी चेक करनी है। सपोज वी हैव 2 वेक्टर्स a एंड b, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन t इन दिस एग्जांपल, t ऑफ a इज इक्वल टू n एंड t एक्ट्स ऑन b विल गिव अस n। और a प्लस b भी एक वेक्टर है, a and b दे बोथ आर वेक्टर, a प्लस b विल आल्सो बी अ वेक्टर, सो t ऑफ a प्लस b विल बी इक्वल टू n बाय डेफिनेशन ऑफ टेंसर, बाय डेफिनेशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन कि इसने हर वेक्टर को एक फिक्स्ड वेक्टर n पे मैप करना है। तो इसका मतलब ये t ऑफ a प्लस b n आ गया, तो t a प्लस t b अगर हम सेपरेटली करें तो इट विल बी 2n। तो ये दोनों इक्वल फिर नहीं है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो टेंसर नहीं होगी। अगर एक और एग्जांपल है कि अगर ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो हर वेक्टर a को इस तरह ट्रांसफॉर्म करे कि t ऑफ a इक्वल्स टू m क्रॉस a, m को है कोई स्पेसिफाइड वेक्टर है कोई, यानी नॉन वेक्टर है कोई भी, तो t a इज इक्वल जो है वो m क्रॉस a। तो इसको चेक करें कि ये लीनियर है या नहीं है। अगर लीनियर हो गई तो क्या हो जाएगी, टेंसर हो जाएगी। तो कोई वेक्टर्स a और b हम लें तो t ऑफ a इज इक्वल टू m क्रॉस a, t ऑफ b इज इक्वल टू m क्रॉस b, तो t ऑफ a प्लस b विल बी इक्वल टू m क्रॉस a प्लस b। तो इसको सेपरेट हम इस तरह कर सकते हैं, तो ये m क्रॉस a t ऑफ a है, ये m क्रॉस b t ऑफ b है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्रॉपर्टी तो होगी पहली उसकी, ये दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली m क्रॉस अल्फ़ा a, अल्फ़ा बाहर आ सकता है तो m क्रॉस a, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा ऑफ t ऑफ a। तो ये दूसरी भी होगी, इसका मतलब ये क्या होगी, लीनियर होगी।
लीनियर होगी इसका मतलब टेंसर होगी। यानी इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन जो ऐसे डिफ़ाइन की हो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम टेंसर कह सकते हैं। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ टेंसर। अच्छा, आगे ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें जो है वो कहा गया है कि टेंसर है टी और किसी ए को ऐसे ट्रांसफॉर्म करता है, बी को ऐसे ट्रांसफॉर्म करता है। वो कहता है कि आप ये निकालें सी इज़ इक्वल टू 2a + b अगर हो तो निकालें कि टी जो है वो सी को कैसे चेंज करेगा, किधर मैप करेगा। तो लिनियरिटी यूज़ करेंगे डायरेक्टली तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा कि जो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो ए को ऐसे चेंज जो है वो मैप करे, बी को a - b पे मैप करे, तो इस किस्म के सी को वो किधर मैप करेगी 3a + 3b पे विद द हेल्प ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो क्यों लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ की है एग्जांपल में? बिकॉज इट इज़ गिवन दैट टी इज़ अ टेंसर, वो ऑलरेडी गिवन है टेंसर। तो ये हैं अब कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर के। टेंसर के कंपोनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं? तो जैसे कि वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने के लिए हम बेसिस का यूज़ करते हैं, E1 E2 बेस वेक्टर्स जो होते हैं। तो यहाँ पे भी टेंसर के कंपोनेंट्स निकालने के लिए भी यही E1 E2 E3 यूज़ होंगे कि लेट E1 E2 E3 बी यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन x1 x2 x3 एक्सिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो टी ऑफ E1 इसके इक्वल हम लिख रहे हैं। जैसा कि ए वेक्टर था, शुरू में जब ट्रांसफॉर्मेशन हम लिखी थी तो उसका रिज़ल्ट था हमने सी लिखा था। यहाँ पे वेक्टर E1 है, बेसिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर जो हैं E1 E2 E3। तो TE1 जो है वो एक वेक्टर है, तो उसकी फॉर्म हम ये लिख रहे हैं। बजाय कोई बी लिखने की हमने ये पर्टिकुलर फॉर्म लिख दी है। पर्टिकुलर मतलब ये कि कोफिशिएंट्स मेंशन कर दिए कि E1 का कोफिशिएंट T11 है, E2 का T21 है, E3 का T31 है। जिस तरह कोई वेक्टर लिखा जाता है, सपोज V इज़ अ वेक्टर एंड दिस V विल बी इक्वल टू V1 E1 + V2 E2 + V3 E3। तो V1 V2 V3 वो क्या है? स्केलर्स जो कोफिशिएंट्स है E1 के, E2 के, E3 के, तीन कंपोनेंट्स आ गए वेक्टर V के। तो यहाँ भी TE1 एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स T11 T21 T31 लिखे हैं। ठीक है, ये इनको रीज़न है इस तरह लिखने की T21 करके। इसी तरह TE2 की ये हमने ये फॉर्म लिख ली, TE3 की ये लिख ली। इनकी जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है वो हम ये लिख सकते हैं TEI = TJIEJ। तो अगर I को 1 करें तो ये पहली इक्वेशन आ जाएगी, 2 करें तो ये आ जाएगी, 3 करें तो ये आ जाएगी। अब जिस तरह वेक्टर V के हमें कंपोनेंट्स चाहिए हो ना, V1 V2 V3, तो सिंपली वी क्या करते हैं कि इफ़ वी वांट टू गेट V1 वी सिंपली टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वेशन विद E1, यानी कि V.E1 विल बी इक्वल टू V1, V.E2 विल बी इक्वल टू V2। तो यहाँ पे भी हमने ये जो कंपोनेंट्स हैं T11 T21 T22 T3 ये कैसे ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। यानी पहली इक्वेशन के हम बारी बारी अगर डॉट प्रोडक्ट लें E1 से तो हमारे पास T11 आ जाएगा, T21 आ जाएगा, T31 आ जाएगा। E1 से डॉट लिया तो T11 आ गया, E2 से डॉट लिया तो T21 आ जाएगा, E3 से डॉट लिया तो T31 आ जाएगा। इसी तरह इससे लें तो तीनों बाकी तीनों आ जाएंगे, इससे डॉट प्रोडक्ट लें E1 E2 E3 का तो ये तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह ये करते करते ये टोटल के 9 कंपोनेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं T11 E1 डॉट TE1 लिख सकते हैं, T12 को T12 यहाँ से कैसे आएगा विद द हेल्प ऑफ E1, तो क्या आ जाएगा E1 डॉट TE2। तो इस तरह ये 9 कंपोनेंट्स, उनकी जो इंडिशियल फॉर्म है वो ये लिखी हुई है TIJ = EI डॉट TEJ। ये इंडिसेस का ध्यान रखना है, जिस तरतीब में है उसी तरतीब में रहें वरना ये गलत हो जाएगा। तो ये जो TIJ हैं ये बेसिकली जो है कंपोनेंट्स हैं टेंसर T के। जिस तरह VI कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर V के, V1 V2 V3, तो यहाँ से आपको 9 कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ये मैट्रिक्स फॉर्म है। मैट्रिक्स फॉर्म अगर देखें आप कैसे लिखी हुई है T11 T12 T13 ये पहली रो, ये जो E2 के साथ हैं उससे दूसरी रो, ये जो E3 के साथ हैं उससे तीसरी रो। तो ये विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स E1 E2 E3 हैं या EI हैं। ये मैट्रिक्स फॉर्म है किसी भी टेंसर T की।
तो आगे ये एग्जांपल है उसी के लिहाज से कि मैट्रिक्स फॉर्म इसकी लिखें जी। टेंसर टी की ये TE1 दिया हुआ है, TE2 दिया हुआ है, TE3 दिया हुआ है। सिंपली क्या करेंगे, जो E1 के साथ है उससे पहली रो आ जाएगी, यानी 4 2 -1। इधर E2 के साथ 1 है, इधर E2 के साथ 0 है, इधर 3 है। यहाँ पे जो है वो -1, ये 4 2 -1 आ गया ना। ये यहाँ से अगर लें तो 0 3 2 क्या कहते हैं उसको, 1 0 3 आ गया। अगर यहाँ से लें तो E1 के साथ 0 है, E3 के साथ 3 है, और यहाँ पे E3 के साथ जो है वो 1 है। तो इस तरह ये जो है 9 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो दूसरी इस एग्जांपल में कहा गया है कि मिरर इमेज अगर लें, कोई प्लेन फिक्स प्लेन लें या मिरर इमेज, तो फिर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर, जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके जो है वो वेक्टर मैट्रिक्स लिखें। तो ये E1 E2 लिया, ये E1 डैश E2 डैश है। तो ये क्या कहता है, लेट T ट्रांसफॉर्म एवरी वेक्टर इनटू इट्स मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड प्लेन इफ़ E1 इज़ नॉर्मल टू द रिफ्लेक्शन प्लेन। अगर यानी कि ऐसी रिफ्लेक्शन प्लेन हो जिस पे E1 नॉर्मल हो, तो वो प्लेन कौन सी होगी, E2 E3। तो E2 E3 प्लेन होगी। तो अगर E2 E3 प्लेन होगी तो इसका मतलब है E2 और E3 चेंज नहीं होगा, उनका इमेज जो है वो उसके उस फिक्स प्लेन के अलॉन्ग उधर ही रहेगा। थोड़ा सा इमेजिन कर लेना, फ्लोर पे एक साइड को आप E2 कह लें, एक को E3 कह लें, और E1 जो है नॉर्मल होगा। तो उस अगर रिफ्लेक्शन लेंगे E1 का उस मिरर के अलॉन्ग, मिरर जो है वो हम जो प्लेन ले रहे हैं E2 E3, तो जो E1 है वो डाउनवर्ड हो जाएगी, वो माइनस के साथ आ जाएगी। यानी जो E1 है वो T उसको -E1 में ट्रांसफॉर्म करेगा, E2 E2 ही रहेगा, और E3 जो है वो E3 ही रहेगी। क्योंकि ये तो उस प्लेन के ऊपर है ना, जो एज अ रिफ्लेक्शन प्लेन हम ले रहे हैं। तो इसका जो T है हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसने इस नीचे दोबारा अगर E1 डैश ऐसे हो, E2 डैश ऐसे हो, यानी 45 के एंगल पे हमने एक किस्म का रोटेट कर दिया ना, ये भी 45 है, ये भी 45 है। और अब कहता है आप अपना जो मिरर है E3 को जो है वो उसने आउटवर्ड ले लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है उसने, ये लिखा हुआ है, इफ़ यू चूज़ E1 डैश E2 डैश टू बी ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मिरर विद ईच मेकिंग 45 एंगल विद द मिरर एज शोन इन फिगर 2B। ये 45 इधर 45 इधर 45, E3 डैश जो है वो आउटवर्ड है। तो अगर आपका मिरर जो है वो यहाँ पे रहे, ये E2 के अलॉन्ग, तो E1 जो है वो किधर चला जाएगा, आपका E2 डैश पे चला जाएगा। E1 डैश किधर चला जाएगा, E2 डैश पे चला जाएगा, और E2 डैश E1 डैश पे आएगा। थोड़ा सा मिरर उधर रख के इमेजिन करें तो आपको समझ आ जाएगी कि E1 डैश जो है वो एग्जैक्टली E2 डैश पे जाएगा, और E2 डैश जो है वो वापस E1 डैश पे आएगा। इसका इमेज उधर चला जाएगा और उसका इमेज जो है वो इधर आएगा, और E3 डैश वो फिक्स रहेगा। उसको हमने आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन पेपर लिया हुआ है ना, इसलिए। तो इसका अगर आप लिखना चाहें तो सिंपली वो तरीका वही है, ये 1 0 1 0, इससे जो है 1 0 0, और इससे जो है वो 0 0 1। ये क्या है, EI डैश के लिहाज से इसका जो है वो क्या कहते हैं उसको, कंपोनेंट्स हैं। ये ध्यान से नोटेशन का लिखा हुआ है फ़र्क, कि जो मैट्रिक्स T है उसको विद रिस्पेक्ट टू बेसिस EI हम इससे लिखेंगे, या जो है वो इससे लिखेंगे जब IJ यूज़ करेंगे। और EI डैश के लिहाज से मैट्रिक्स को डैश से लिखेंगे, या ये अब देख लीजिए डैश बाहर है, ठीक है, इसकी जो है डैश अंदर है। लेकिन अगर ये क्या लिखा है, द लास्ट टू मैट्रिसेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद T डैश, अगर ये डैश अंदर आ गया तो इसका मतलब ये है, ये क्या लिखा है, विच रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स ऑफ द टेंसर T डैश।
अब ये मैट्रिक्स ये टेंसर चेंज हो गया, यहाँ पे ऊपर में जो है वो टेंसर एक ही है, बेसिस डिफरेंट है। ये टेंसर टी है उसकी जो है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई ये है, और उसी की विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई डैश जो ये है। लेकिन अगर डैश अंदर हो तो इसका मतलब है वो टेंसर टी डैश है। चलिए इतनी काफ़ी है, फिर इसकी एग्जाम्पल की बात क्लास में कर लेंगे।